डियर स्टूडेंट्स, ये आपका हिंदी का क्वेश्चन पेपर है जिसका सॉल्यूशन आपने डिमांड किया है। एक बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजा है जिसका सॉल्यूशन उसको चाहिए था। तो चलिए इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये पेपर आपका 31 को जो हुआ है उसी की सॉल्यूशन की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो इस पेपर में देखिए अच्छा पेपर रहा ये भी, और बेहतरीन पेपर रहा। और कुछ क्वेश्चंस जो मैंने बताए थे उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपने देखे होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में से काफ़ी क्वेश्चंस आए हुए हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करना। जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया था पेपर देने से पहले, तो आपको मैंने सब कुछ बताया था कि काव्यांश आएगा, उसकी व्याख्या करनी है, सप्रसंग और प्रसंग क्या लिखना है, व्याख्या कैसी करनी है, ये सब चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया था। तो यहाँ पर काव्यांश जो है मायरा महा लियो गोविंद मोल। तो यहाँ पर देखो ये आपका मीरा का जो है पद है यहाँ पर, और गोविंद को मोल लिया है, उसके ऊपर ये बात हो रही है। और इसमें अथवा क्वेश्चन भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करें पहले वाला जो काव्यांश है, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो इसकी व्याख्या जो है हम कर सकते हैं इस तरह से कुछ, तो इसको नोट करिए। यहाँ पर व्याख्या में जब हम लिखेंगे तो प्रसंग सबसे पहले हम लिखेंगे। प्रसंग में क्या है, प्रस्तुत पद में मीरा ने कृष्ण के साथ अपने प्रेम संबंध की घोषणा अत्यंत साहस और दृढ़ता से की है, और इस पद में इस साहसपूर्ण स्वीकृति के साथ साथ कृष्ण से पूर्व जन्म के साथ का भी संकेत है। तो ये चीज इसमें बताई गई है। और व्याख्या किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पे व्याख्या में आप लिखेंगे मीरा क्या कहती है। मीरा कहती हैं कि हे सखी, मैंने तो श्री कृष्ण को मोल ले लिया है। तुम कहती हो कि मैं उनसे ये संबंध छिपा कर रखती हूँ, और मैं कहती हूँ कि मैंने खुले में ढोल बजाकर श्री कृष्ण को मोल लिया है, अर्थात उन्हें खुलेआम अपना लिया है। मुझे उनसे प्रेम है और मैं सार्वजनिक तौर पर इस प्रेम की घोषणा करती हूँ। मीरा आगे कहती है कि हे सखी, तुम कहती हो कि यह सौदा महंगा है, पर मेरा मानना है कि यह बहुत सस्ता है, क्योंकि मैंने पूर्ण रूप से सोच विचार कर जांच परख कर ऐसा किया है, और इसका जो मूल्य मैंने चुकाया है वह तुम्हारी दृष्टि में, यहाँ पे दृष्टि है, वस्ती लिख दिया है तो ये द है यहाँ पे, दृष्टि में अधिक हो सकता है, पर मेरी दृष्टि में जो है कृष्ण को पाने के लाभ की तुलना में बहुत ही कम है। यानी कि मैंने कृष्ण को पा लिया है, इसके तुलना में जो आप मैंने मोल चुकाया है वो बहुत ही कम है। मैं अपने इस अमूल्य सौदे यानी श्री कृष्ण से प्रेम संबंध पर स्वयं को निछावर करती हूँ, और मैंने अपना सब कुछ जो अमूल्य था कीमत के रूप में श्री कृष्ण पर निछावर कर दिया है। आगे मीरा जो है पूर्व जन्म में दिए गए वचन का स्मरण कराते हुए श्री कृष्ण से दर्शन देने की प्रार्थना करती है। तो इस तरह का ये जो है आपको व्याख्या करना था। इससे मिलता जुलता अगर आपने लिखा है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं है कि जो शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं आप बिल्कुल वैसा लिखें, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं और कोई भी उसमें दिक्कत नहीं होगी। लेकिन लिखना इसी टाइप का था आपको कि किस तरह से उसने मोल लिया है, और यहाँ पे क्या क्या उसके सखी और मीरा के बीच में जो वार्तालाप हुई है उसी को आपको इसमें बताना था। इसके अथवा पार्ट में भी एक और आपको सप्रसंग व्याख्या की बात हुई है, देख सकते हैं आप यहाँ पे अथवा दिया गया आपसे। टूटे सूजन मनाइए जो टूटे 100 बार। अब ये आपको बोला गया है, यहाँ पर देखिए इसमें दो पंक्तियां दी गई हैं अलग अलग, ये इसका पंक्ति का अलग मतलब है और यहाँ पर जो है इसका अलग मतलब है। ठीक है, तो इन दोनों पंक्तियों को जो है एक साथ ही हमें लिखना था, और यहाँ पर जो है दो जो है दोहे इसमें निकाल करके रहीम ने दे दिए हैं अपने। ठीक है, रहीम के दो दोहे यहाँ पे उठाए गए हैं। तो देखिए इसको अगर आप करते तो भी 4 नंबर मिल जाते आपको। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है प्रसंग, और फिर इसके बाद में व्याख्या। अगर मैं प्रसंग की बात करूं तो प्रसंग कुछ इस तरह से लिखेंगे और व्याख्या भी हम करेंगे। तो प्रसंग लिखने के लिए हमें सिंपल क्या करना है, इसमें हमें बताना है कि रहीम ने क्या बताया है। यानी कि प्रस्तुत दोहे में रहीम ने सज्जनों तथा अपने लोगों के रूठ जाने पर उन्हें बार बार मनाने की बात कही है, और साथ ही जो दूसरा मैंने बताया कि इसमें 2 दोहे दिए गए हैं तो उस दोहे को भी हमें बताना होगा। साथ ही रहीम ने काम पड़ने और काम निकल जाने पर मनुष्य के व्यवहार में बदलाव को प्रकट किया है। तो ये दोनों चीज़ें इसमें हमें बतानी थी। इसके बाद इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में है, रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों के हार के टूट जाने पर मोतियों को फेंका नहीं जाता बल्कि उन्हें बार बार धागे से पिरो करके फिर से हार बना दिया जाता है, उसी प्रकार श्रेष्ठ लोगों
तथा अपने लोगों यानी कि आपके कुटुंबी यानी आपके घर के संबंधी मित्र आदि के रूठ जाने या नाराज होने पर उन्हें बार बार मना लेना चाहिए। और आगे जो दूसरा पैराग्राफ यानी कि दूसरा जो दोहा दिया गया है उसको हम बताएंगे। तो आगे कवि रहीम कहते हैं कि यह संसार बड़ा मतलबी है, जब काम पड़ता है तो उसका व्यवहार कुछ भिन्न प्रकार का होता है तथा काम निकल जाने पर वह पूर्व के व्यवहार के विपरीत विपरीत तरह का व्यवहार करता है, यानी कि उल्टा व्यवहार करता है। लोग अपना काम अटकने पर बड़ा मधुर और स्नेह सम्मानपूर्ण व्यवहार करते हैं तथा काम निकलने पर मुंह फेर लेते हैं, पूछते तक नहीं। तो इस तरह का ये जो है आपको व्याख्या करना था, क्योंकि इसमें दो व्याख्याएं एक साथ ही देनी थी। तो जैसे मैंने बताया कि पहले में आपको हार यानी कि सज्जन को मनाने की बात हुई थी और दूसरे में जो है यहाँ पर संसार का मतलबीपन दिखाया गया था। तो दो दोहे एक साथ दे दिए थे इस बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आपने इस तरह का ही लिखा होगा, आशा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ से 4 अंक प्राप्त कर लिए होंगे। आगे जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य लिखिए। मैंने आपको, अगर आपने मॉडल पेपर देख लिया होगा तो मैंने मॉडल पेपर में बताया था कि भाव सौंदर्य कैसे लिखते हैं, शिल्प सौंदर्य कैसे लिखते हैं, ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था। तो आप लोगों ने अगर ये पढ़ लिया होगा, पहला वाला पेपर जो मैंने हिंदी का कराया था आप लोगों को, तो वहाँ से आपने सीख लिया होगा। यहाँ पे देख कनक कनक ते सौ गुण, अब यहाँ पे कनक कनक दो बार शब्द यूज हुआ है और 2 बार जो शब्द होता है वहाँ पे अलंकार हमारा आता है। मादक मादकता अधिकाय, ठीक है, वाह खाए बौरात है या पिए बौरात। तो यहाँ पे देखिए इसको हमें जो इसका भाव सौंदर्य और शिल्प सौंदर्य कुछ इस तरह से लिखना था। तो इसको हम इस तरह से बता सकते हैं सिंपली। भाव सौंदर्य में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में मनुष्य के व्यवहार पर धन के कुप्रभाव को बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त किया गया है। साथ ही यह नीतिगत संकेत भी है कि धन दौलत सुख संपत्ति पाने पर मनुष्य को अपने व्यवहार को नियंत्रित रखने की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये भाव सौंदर्य में जो उसमें बताया गया है कि क्या भाव है इस दोहे का, कि उसमें जो है धन का कुप्रभाव बताया गया है। शिल्प सौंदर्य की बात करें तो इसमें हम बता देंगे कवि ने कनक शब्द का प्रयोग दोनों बार भिन्न भिन्न अर्थों के लिए किया है। एक बार कनक का अर्थ हुआ है सोना और एक बार कनक का अर्थ हुआ है धतूरा, ठीक है। तो इसमें 2 बार किया गया है। अगर ये ऐसे एक ही वर्ड को 2 बार अगर हम यूज़ करते हैं और उसके अर्थ जो है भिन्न भिन्न हो तो वहाँ पर जो है यमक अलंकार आता है, ठीक है। एक ही शब्द को 2 बार प्रयोग करने के बाद में अगर उनका अर्थ 2 बार अलग अलग निकले, जैसे कि एक बार सोना, कनक का मतलब सोना भी है और कनक का मतलब धतूरा भी है। कनक कनक आपने देखा था, कनक कनक 2 बार शब्द आया था। तो अगर ये शब्द कोई भी शब्द 2 बार आए लेकिन अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए तो वहाँ पे यमक अलंकार दिखाई देता है। तो हमें बता देना था कि इसमें यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और बिहारी ने अपनी समस्त रचनाएं दोहा छंद में की हैं, यानी कि सारे के सारे उनकी दोहा छंद हैं रचनाएं। और जो ये रचना देख रहे हैं ये भी दोहा छंद ही है और उनकी भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। तो इस तरह से आप ये लिख देते, ये केवल 4 लाइनें, तो आपको 2 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाते। तो यहाँ पर आपको इससे 2 अंक प्राप्त हो जाते और आपका जो स्टार्टिंग के आपने 4 अंक प्राप्त कर लिए होंगे। इस तरह से कुल मिला के 6 अंक आपको यहाँ से मिल जाते। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पूछा गया है पद्माकर द्वारा, अब ये पद्माकर अलग अलग लिख दिया है, ये पद्माकर पूरा एक साथ ही होना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगा। पद्माकर लिखा हुआ है, ये पद्माकर है, कवि जो है उनकी बात हो रही है। तो पद्माकर द्वारा चित्रित वसंत ऋतु का वर्णन कीजिए, यानी पद्माकर ने वसंत ऋतु के बारे में कैसा अपना जो है विचार प्रकट किया है वो आपको बता देना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें केवल आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन ही करने थे। जैसे मैंने बताया था वही पैटर्न रहा कि मैंने कहा था कि 3 प्रश्न आएंगे, 3 में से केवल आपको 2 ही प्रश्न करने होंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी क ख ग तीनों में से कोई भी 2 ही प्रश्न करने थे। तो अब पद्माकर के वसंत ऋतु का अगर हम वर्णन करना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख देंगे। देखिए पद्माकर के अगर हम वसंत ऋतु की बात करें तो उसको हम आसानी से समझा सकते हैं। बसंत का आगमन प्रकृति में और मानव समाज में बाहर भीतर अत्यधिक मादकता भर देता है। कवि ने वसंत का एक ऐसा उल्लासमय सौंदर्य चित्र उपस्थित किया है जिसमें रूप रस गंध मादकता का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तन मन और वन उपवन सभी में बदलाव आ गया है और इस बदलाव को अनुभव ही किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। बाकी आप अपने शब्दों के हिसाब से आगे पीछे लिख सकते हैं, थोड़ा सा और बड़ा और छोटा लिख सकते हैं, तो आपको पूरे नंबर यहाँ से इसके 2 नंबर मिल जाने थे। इसके बाद आइए देखिए इसका ख पार्ट में क्या पूछा गया है। मौन मधु हो जाए, पंक्ति का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। मौन मतलब होता है शांत, जो बिना बोले
हम बात कहना चाहते हैं वो चीज़। तो यहाँ पर मौन मधु को जो हम समझाएंगे तो कुछ इस तरह से लिख देते, आप आसानी से इसमें भी अंक प्राप्त कर सकते थे। हम बोलेंगे भाषा की एक सीमा होती है, परंतु मौन की शक्ति असीम होती है, इसलिए मौन रहकर वह सब भी समझाया जा सकता है जिसे भाषा से नहीं समझ पाते हैं हम लोग। और मौन जो है वहाँ पर उस तरह का आनंद देता है जैसे मधु को, मधु मतलब शहद, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने शब्दों में भी इसको पिरो के लिख सकते थे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया है। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता में कवित्री अपना क्या परिचय बताती है। तो ये आपका चैप्टर का नाम ही दे दिया है, मैं नीर भरी दुख की बदली से ही लिया गया है ये। तो यहाँ पर जो है इसके आंसर को हम कुछ इस तरह से लिख सकते थे। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। तो उपयुक्त कविता में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए यानी बादल से करते हुए अपनी विरह वेदना को अभिव्यक्त किया है, और महादेवी की करुणा और उसकी अभिव्यक्ति जो है यहाँ पर स्पष्ट की गई है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो है यहाँ पर बताया है बदली के स्वरूप में। तो आपको बस इतना ही बताना था कि कवित्री ने अपना क्या परिचय बताया है, तो अपना जो है विरह वेदना को यहाँ पे अभिव्यक्त किया है। तो ये इसका आंसर हो जाता है। तो तीनों में से कोई भी आपको 2 करने थे, और दोनों करने के बाद में आपको यहाँ से फिर मिल जाते 4 अंक। तो यहाँ से आप 4 अंक प्राप्त करते ही 10 अंक पर पहुंच जाते। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। वह तोड़ती पत्थर कविता में महिला के संघर्ष का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इसमें महिला का संघर्ष जो बताया गया उसकी बात करें, वह तोड़ती पत्थर में। तो देखिए प्रस्तुत कविता में दोपहर की चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ते हुए एक युवा मजदूरिन के माध्यम से समाज का यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक विषमता की मारी निम्न वर्ग की यह सुंदर मजदूरिन शरीर को झुलसा देने वाली तपती धूप में पत्थर तोड़ने को मजबूर है। और इस कविता में कवि निराला ने एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर के माध्यम से शोषित समाज के जीवन की विषमता का वर्णन किया हुआ है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते थे, अपने शब्दों को थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते थे, कुछ विचार आप अपने डाल सकते थे, तो आपका आंसर इस तरह का होता। तो यहाँ से आपको मिल जाता 2 अंक। तो ये तोड़ती पत्थर का हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं छायावादी युग का समय बताते हुए इनके किन्हीं 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखने हैं। तो छायावादी युग जो है 1918 से 1936 तक का माना जाता है। अगर किसी ने 1920 से 1936 भी लिखा है तो उसको भी आंसर सही माना जाएगा। तो दोनों ही आंसर सही है। तो आपने जो लिखा है वो बेहतरीन है। और इस युग के जो कवि थे, हमें केवल 2 कवियों के नाम बताने हैं, और मैंने बहुत सारे कवि बताए हैं क्योंकि हर बच्चे ने सेम तो लिखा नहीं होगा, किसी ने कुछ भी लिखा होगा। तो देखिए जयशंकर प्रसाद अगर आपने लिखा है तो आपका आंसर सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लिया है तो भी आप सही हैं। अगर आपने सुमित्रा नंदन पंत को लिया है तो भी आप सही हैं। अगर महादेवी वर्मा को लिया है तो भी आप सही हैं। तो ये 4-5 नाम जो फेमस नाम है, जो सभी को याद रहते हैं और आपके पाठ में बार बार ये नाम आते हैं, तो ये सारे के सारे जो है छायावादी युग के समय के प्रमुख कवि हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर जो आपसे बोला गया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह से लिख सकते हैं, जब किसी वाक्य में कोई शब्द का प्रयोग 2 बार किया जाता है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। यानी कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वह है कि जिस वाक्य में कोई शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है या 2 बार दोहराया जाता है, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आता है। लेकिन वहाँ पर जो है अर्थ समान रहता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देना चाहें तो मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। तो मधुर मधुर 2 बार आया है लेकिन अर्थ अलग अलग नहीं है। तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति का मतलब हो गया पुनः वापिस आना, ठीक है। पुनरुक्ति का मतलब हो गया पुनः उक्ति, यानी कि बार बार बोलना या दोहराना, ठीक है। तो ये आपने इस तरह का लिखा होगा आंसर, तो सही हो जाएगा आपका। तो यहाँ से भी आपको 2 अंक मिल जाते। अब आगे बात करते हैं, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। अब यहाँ पे जो गद्यांश दिया है इसकी आपको व्याख्या कर देनी थी, और ये गद्यांश तो आपने पढ़ा भी होगा ध्यान से। अगर आपने बुक को पढ़ा होगा तो आपको इसकी व्याख्या भी करनी आई होगी और आपने कर भी दिया होगा। गद्य से लिया गया आपको अच्छी तरह से पता है, तो ये आप तो आसानी से बता सकते थे और उसके बारे में थोड़ा सा आपको लिख देना था। मैंने आपको कविता का बता दिया, कविता मुश्किल होती है लेकिन गद्यांश जो है ये आसान होते हैं। तो इसको तो आप अपने हिसाब से पठित करके इसका जो है प्रसंग और व्याख्या दोनों चीज़ लिख सकते थे। तो इसमें अथवा ऑप्शन भी था, अगर आप ये नहीं करना चाहते थे तो अथवा वाला पार्ट भी कर सकते थे। अथवा वाला पार्ट भी ठीक था, इसका ईजी था।
आज जैसा माहौल हो गया, ये वाला था आपका अथवा पार्ट में, तो इसको भी आप कर सकते थे। ये भी अच्छा पैराग्राफ है आपका, वो भी आपका लिया गया है। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक के आधार पर हरिशंकर परसाई अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा शैली के बारे में लिखिए। भाषा शैली के बारे में बताना था किसका, एक तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है, या फिर आपको अथवा ऑप्शन इसमें दिया गया था, या फिर आप हरिशंकर परसाई के बारे में भी बता सकते हैं। यदि अगर मैं द्विवेदी जी की भाषा शैली आपको बताना चाहूँ तो उनकी भाषा जो है सहज और स्वाभाविक है। साथ ही साथ भाषा में जो बोलचाल के प्रचलित शब्द हैं उनका अधिक उपयोग किया गया है, यानी कि उसकी प्रधानता है। साथ ही साथ जो है ये गंभीर विषय को भी सरलता से पेश कर देते हैं, क्योंकि इसमें आम बोलचाल की भाषा का अधिक प्रयोग किया गया है, तो गंभीर विषय को भी आसानी से जो है प्रकट करते हैं, सरलता से स्पष्ट कर देते हैं। और इनकी भाषा में मुहावरों का बहुत प्रयोग किया गया है, जैसे कि दांत निपोरना, या फिर आपको हो हुजूरी करना, या जाल बिछाना, इस तरह के वाक्यों का ये प्रयोग करते हैं मुहावरों के साथ में। तो हम कह सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो भाषा है वो सरल और स्वाभाविक और सहज है। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। हरिशंकर परसाई का अगर आपने लिखा होगा तो वो भी सही है, तो 2 अंक यहाँ से आपको प्राप्त हो जाने हैं। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, औरत दे नहीं, दे ही नहीं, दिल और दिमाग भी है, अनुराधा कहानी में प्रयुक्त इस वाक्य की विवेचना कीजिए। इसमें भी आपको देखिए यहाँ पर 2 ही प्रश्न करने हैं, आपको दिया गया है 3 प्रश्न, लेकिन आपको करने हैं केवल 2 ही प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, अनुराधा कहानी के हिसाब से अनुराधा जो थी उसको पता था कि उसके पति को जो है एड्स की बीमारी थी, और इस वजह से जो है उसके सास ससुर जो है डिमांड करते हैं कि उसको बच्चा चाहिए, वो बच्चा भी दे देती है, लेकिन बाद में जो है उसके साथ व्यवहार जो है सही सटीक नहीं होता है, और इसी बात को से जो उसको ठेस लगती है, और फिर वो इस बात को कहती है, अपने अंदर की संवेदना को व्यक्त करने के लिए इन पंक्तियों का प्रयोग करती है। अगला जो प्रश्न है, आखिरी चट्टान यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि कन्याकुमारी के शिक्षित नवयुवकों का जीवन कैसा है। तो इस नवयुवकों की जीवन की अगर हम बात करें तो आपको केवल इतना लिख देना था कि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, यानी कि नवयुवक ने लेखक को बताया कि कन्याकुमारी में 500 शिक्षित युवकों में लगभग 100 ग्रेजुएट हैं और वे बेरोजगार हैं, छोटे मोटे काम करके गुजारा करते हैं, वे नौकरियों के लिए अर्जियां देते हैं और दार्शनिक सिद्धांतों पर बहस करते हैं। बस यही जीवन उनका है और इसी को हमें बताना था। इससे मिलता जुलता आपने शब्द लिखा है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं हम बात करने के, कुटज की सबसे सराहनीय बात क्या है। तो कुटज जो है वो जीवन जीने के लिए हमें जो है शक्ति प्रदान करता है, इस तरह का हम वाक्य लिख देते। कुटज की जो सबसे सराहनीय बात है वो है उसकी जिजीविषा। जिजीविषा का मतलब होता है जीने की प्रचंड इच्छा है। ठीक है, तो कुटज की सबसे सराहनीय बात जो है उसकी जीने की प्रचंड इच्छा है, और ये जीवित रहने की शक्ति प्रदान करती है। इस तरह से आप लिख देते तो यहाँ से भी आपको 2 अंक प्राप्त हो जाते। आगे बढ़ते हैं। पीढ़ियाँ और गिट्टियाँ पाठ में वृद्ध सबसे ज़्यादा किस बात से दुखी थे। तो उनका दुखी होने का कारण ये था कि पीढ़ियाँ और गिट्टियों में जो है उनके अधिकार जो है युवाओं के पास चले गए, इससे बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी थे। अपना अधिकार युवकों के हाथ में चले जाने पर जो है वृद्ध सबसे अधिक जो है दुखी थे। तो ये इसका आंसर हो जाता। तो यहाँ से भी आपको 2 अंक जो है इस केवल एक लाइन को लिखने से ही प्राप्त हो जाता। आगे बात करते हैं। आपका 9वां जो प्रश्न है, विराट की पद्मिनी उपन्यास की कथा को संक्षेप रूप में लिखना है। अब विराट की पद्मिनी आपने देखा है कि कितनी बड़ी कहानी है, इसको बस छोटे से ढंग से आपको लिखना था, तो 3 अंक यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं आपको। और विराट की पद्मिनी के बारे में तो आप जानते हैं, तो आप जो है अपने शब्दों में अपने हिसाब से लिख सकते थे। मुझे इसका आंसर अगर मैं आपको बताऊंगा तो अलग अलग आपको लगेगा, तो आपने जो कहानी पढ़ी है उसके हिसाब से आपने जो है इसका आंसर जरूर लिख दिया होगा, बेहतरीन तरीके से लिखा होगा। क्या नहीं कर सकता लघु कथा में समाज के किन समस्याओं को उजागर किया गया है। तो यहाँ पर जो है आप बता सकते हैं आसानी से। इस लघु कथा में जो है समाज के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर है, उसको उजागर किया गया है, यानी कि भ्रष्टाचार जो है उसके ऊपर तीखा व्यंग किया गया है। इसमें आदमी जो है भ्रष्टाचार के युग में जो है आदमी कुछ भी कर सकता है, उनकी समस्याओं को, उस चीज़ को उजागर किया गया है। मतलब मेन कहानी का जो मूल अगर हम समस्या बोले तो भ्रष्टाचार है इसमें। तो अगर आपने भ्रष्टाचार शब्द का प्रयोग किया है
कि इस लघु कथा में जो है भ्रष्टाचार को उजागर किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसमें आपको बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। बस इसको थोड़ा सा आपको समझाते हुए लिखना है कि इसी तरह से बादल जो है वो भी सोचता है कि मैं बरसूं या ना बरसूं। इसी भ्रष्टाचार को देख करके जो है उसके मन में ये सोच उभरती है कि मैं बार बार जो है बादल विचार करता है कि मैं भी बरसूं या ना बरसूं। ठीक है, ये सब चीज़ें आप बता देंगे। और उसके अलावा जो है भ्रष्टाचार चरम पर है, ये आप बता देंगे। ठीक है, अपना लाभ जो है लोग कमाने के लिए लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखते हैं, तो 3 अंक यहाँ से भी प्राप्त होते हैं। कुल मिलाकर आपको इसके अथवा पाठ में भी एक ऑप्शन है, विराट की पद्मिनी उपन्यास की प्रमुख पात्र कुमुद की चारित्रिक विशेषताएं आपको बतानी है। आपने जो लिखा होगा वो सही लिखा होगा, फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि कुमुद जो है जन्म से ही अत्यंत सुंदर थी, और साथ ही साथ जो है उसकी ख्याति चारों ओर फैली हुई होती है। लोग उसे जो है दुर्गा का अवतार भी मानते हैं। और कुमुद का प्रेम जो हृदय हृदय है वो बहुत ही प्रेमी टाइप का है, यानी कि उसका हृदय बहुत ही कोमल है और प्रेम को पूर्ण रूप से स्वीकार करता है। वो कुमार सिंह से अत्यधिक प्रेम करती है। कुमुद को जब अलीमर्दन अपना नापाक हाथों से टच करना चाहता है, यानी छूना चाहता है, तो वह अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए जो है बेतवा में अपने प्राणों का विसर्जन कर देती है। बेतवा में कूद करके जो है अपना प्राणों को बचा लेती है। अब देखिए, अगर आपने चारित्रिक विशेषताएं लिखी हैं तो यहाँ पर देखिए कुमुद बेतवा नदी में क्यों कूद जाती है। तो यही मैंने आपको अभी अभी बताया कि कुमुद जो है वो अपना प्रतिष्ठा यानी प्रेम की प्रतिष्ठा अली मर्दन से बचाने के लिए जो है कुमुद नदी में कूद जाती है, अपने पवित्र प्रेम की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा गया है, तो इसमें अलीमर्दन से अपने आप को बचाने के लिए जो है ये बेतवा नदी में कूद जाती है। तो इसका आंसर तो ये हो जाता। और नायक सिंह की मृत्यु के बाद राजा कौन बना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि नायक सिंह की जो मृत्यु हुई थी उसके बाद राजा किसको बनाया गया था। तो अगर आपने चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि जो है देवी सिंह को जो है राजगद्दी मिली थी। तो देवी सिंह नायक सिंह की मृत्यु के बाद राजा जो है देवी सिंह को बनाया गया था। तो यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाता है। 1 अंक का ये भी प्रश्न था। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर जो है निम्नलिखित अपठित काव्यांश को पढ़ करके, यानी कि अब ये जो काव्यांश है ये आपका पढ़ा हुआ नहीं है। तो ये पढ़ा हुआ नहीं है यानी कि अपठित है, और इसी काव्यांश के आधार पर जो है दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने थे, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। तो ये अगर आपने तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती अभी तुझे कुछ और भी दूं, तो यहां पर देखिए इसका सीधा सीधा अगर शीर्षक की बात करें तो शीर्षक तो हो जाएगा कुछ और भी दूं। ठीक है, यह आसानी से आप बता सकते हैं कि यहां पर बात हो रही है कि कुछ और भी दूं। तो यहां पर क्योंकि बार बार देखोगे तो ये कुछ और भी दूं जो पहली पंक्ति में भी आ चुका है और आपका अंतिम पंक्ति में भी आ चुका है। तो कुछ और भी दूं तो इसका परम शीर्षक हो जाएगा, बेहतरीन शीर्षक हो जाएगा। ठीक है, ये राम अवतार त्यागी का जो है ये लिखा हुआ है। ठीक है, और भी दूं या कुछ और भी दूं, इस तरह से इसकी इनकी कविता है राम अवतार त्यागी की। उन्हीं की कविता का ये जो अंश लिया गया है। तो यहाँ पे काव्यांश का उचित शीर्षक जो है आप लिख सकते हैं कुछ और भी दूं, या फिर आप लिख सकते थे और भी दूं। तो दोनों ही जो है शीर्षक आप लिख सकते थे। कवि क्या चाह रहा है, तो कवि आप देख सकते हैं देश की धरती के ऊपर जो है सब कुछ लुटाना चाहता है। ठीक है, और माँ तुम्हारा ऋण बहुत में अंकिंचन पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है। माँ तुम्हारा ऋण बहुत में अकिंचन पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे बस हम कवि के बातों को समझा सकते थे, क्योंकि ये पूरी लाइन ही है, माँ तुम्हारा ऋण बहुत में अंकिंचन पंक्ति का क्या अर्थ है। तो यहाँ पे जो कवि है वो क्या कहता है, देखिए कवि कहता है कि मातृभूमि हे माँ, मुझ पर तुम्हारा बहुत ऋण है, परंतु मैं एकदम गरीब हूं, अर्थात तुम्हारा ऋण चुकाने में असमर्थ हूं, अकिंचन। ठीक है, किंतु मैं फिर भी इतना निवेदन करता हूं कि जब भी थाल में मैं अपना सिर सजा कर लाऊं तो तुम उसे अपने भेंट के रूप में स्वीकार कर लेना। तो इस पंक्ति का भाव जो है इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते थे। कवि देश की धरती को क्या क्या समर्पित कर रहा है, तो आप देख सकते हैं पहली लाइन में लिखा है तन समर्पित, मन समर्पित, और क्या समर्पित है, सब कुछ है आप लिख सकते हैं ना, जीवन समर्पित। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप बता सकते हैं कि कवि जो है ये सारी चीज़ें समर्पित करना चाहता है, अपना तन मन और जीवन जो है देश की धरती को जो है समर्पित करना चाहता है।
और रक्त शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखने हैं तो बहुत ही आसान है। रक्त को जानते ही हैं आप, खून भी बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं। तो रक्त जो है आपका इस तरह से आप लिख सकते हैं। रक्त जो शब्द है इसके दो पर्यायवाची शब्द लिखने थे तो खून भी बोलते हैं, लहू भी बोलते हैं। मैं तो आपको आसानी से बता रहा हूँ। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे अपठित गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इस गद्यांश को पढ़ करके जो है आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले, विरोधी शक्तियां किसे अपनी ओर खींचती हैं? तो जो मनुष्य मन की प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने को मजबूती से खड़ा नहीं रख सकते, उसे धरा के साथ बह जाते हैं और वे कभी भी अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। इस तरह से आप ये देख रहे हो। तो यहाँ पे देखो, मनुष्य का मन जो है सदैव गतिशील होता है। ऐसा होता है कि विरोधी शक्तियां उसे अपनी ओर खींचती हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ? विरोधी शक्तियां किसे अपनी ओर खींचती हैं? तो जो मनुष्य मन के प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को मजबूत खड़ा नहीं रख सकते, उनको जो है ये खींचती है, ठीक है। तो ये आंसर आपका हो जाता पहले क्वेश्चन का। इसके बाद है, कौन से मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लिखा गया है, जो प्रतिकूल परिस्थितियों में अपने आप को मजबूती से खड़ा नहीं कर सकते, वो जो है धरा के साथ बह जाते हैं। और ऐसे ही मनुष्य जो है उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। तो इसका भी आंसर जो है आपको यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये आंसर देख सकते हो, आपको लिखा गया है तो इनको आपको लिख देना था। इसके बाद जो है, जीवित रहते हुए मुर्दे के समान कौन है? तो जीवित रहते हुए अगर आप इस पूरे को पढ़ते तो देखो कि यहाँ पर देखो, उसके लिए तो यह कहना चाहिए कि वे जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। तो कौन? जो मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते, वो जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। ये आपको क्वेश्चन का आंसर देना था, ठीक है। जो मनुष्य अपने उद्देश्य को पूर्ति नहीं कर सकते, वो जीवित रहते हुए मुर्दे के समान है। समय एवं परिस्थिति को समझने वाले व्यक्ति क्या करते हैं? तो देखो, जो व्यक्ति समय और परिस्थिति को समझ लेते हैं, वे कभी धोखा नहीं उठा सकते और कठिनाइयों के बीच में अपना रास्ता निकाल सकते हैं। तो ये चीज़ इसका आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गद्यांश का मूल भाव जो है आपको लिख देना है। तो मूल भाव तो आपने अपने हिसाब से अपने अपने शब्दों में लिखा होगा। और गद्यांश का उचित शीर्षक जो है आप लिख सकते हैं। तो इसका आप उचित शीर्षक बता सकते हैं आसानी से। हम कह सकते हैं कि ये मनुष्य की मनोदशा, या आप बोल सकते हैं कि केवल मनोदशा, ये भी आप बोल सकते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो मनोदशा भी जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा कि भैया इसका जो गद्यांश का उचित शीर्षक जो है वो मनोदशा या मनुष्य की मनोदशा, क्योंकि यहाँ पे मन की दशा की बात हो रही है, मन के ऊपर कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या पूछा गया आपसे, यहाँ पर क्या पूछा गया है उसकी बात करते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया, मनुष्य के मन की क्या विशेषता है? तो हमने बता दिया कि भाई उचित गद्यांश का जो शीर्षक हो जाएगा वो मनोदशा या मनुष्य की मनोदशा लिख सकते हैं। और मनुष्य के मन की क्या विशेषता है, ये अगर हम बात करें तो देखिए पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मनुष्य का मन है, उस मन जो है सदैव गतिशील रहता है, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। मनुष्य का मन जो है सदैव गतिशील रहता है, ये इसकी विशेषता है। विष शब्द का दो पर्यायवाची आपको लिखना था। विष जो है आपका ये जहर भी होता है, तो आप इसका जहर लिख सकते थे। इसके अलावा जो है आप लिखना चाहते थे तो माहूर, माहूर भी होता है इसका, माहूर होता है। अगर माहूर आपने नहीं लिखा होगा तो हलाहल तो आपने सुना ही है, हलाहल, हलाहल जो है ये भी इसका पर्यायवाची है। इसके अलावा गरल, ये भी इसका पर्यायवाची है। और उसके अलावा अगर आपने लिखा होगा तो कालकूट लिखा होगा, कालकूट जो है ये भी इसका पर्यायवाची है। तो इतने सारे पर्यायवाची है, आपको केवल दो लिखने थे। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग एवं प्रत्यय को छांट करके लिखना है आपको। अगर यहाँ पे उपसर्ग की बात हो जाए तो हम इसको लिख सकते हैं अ प्लस शांति, अ प्लस शांति। तो आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि इसमें उपसर्ग जो है अ है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसमें पूछा गया है प्रत्यय, इसमें उपसर्ग पूछा गया है, इसमें प्रत्यय पूछा गया है। और प्रत्यय जो है विषैले का प्रत्यय बताना है आपको। तो ये प्रत्यय थोड़ा सा आपको जरूर चंबा कर देता, अगर आपने सही किया होगा तो अच्छी बात है। तो विषैले का जो है हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, विष प्लस एला, ठीक है। तो इसमें विष प्लस एला हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो इसको अगर मैं टुकड़ा करूँ तो विष प्लस एला, ठीक है। तो इसमें एला जो है ये आपका प्रत्यय है, इसमें ये प्रत्यय है और इसमें ये उपसर्ग है।
तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो यानी कि इसका होता है विशैले का मतलब होता है विष वाला, ठीक है, विशैले। तो यहाँ पे एले हो जाता है, ला नहीं होता, एले हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ला नहीं है। तो यहाँ पे एले जो है इसका सही आंसर हो जाता। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मनोदशा की, तो मनोदशा मतलब मन की दशा, ठीक है, मन की दशा को जो है मनोदशा कहा जाता है। और इसके अलावा जो है प्रयास की बात करें तो प्रयास का अर्थ जो होता है कोशिश, ठीक है, प्रयत्न। तो ये मन की दशा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मन की दशा, मन की दशा। और ये प्रयास जो होता है ये आपका क्या हो जाता, कोशिश हो जाता, प्रयत्न हो जाता, प्रयत्न या कोशिश। देखना कोशिश इस तरह से कोशिश, या फिर आप बोल सकते हैं मेहनत, परिश्रम, ठीक है। तो ये सारे शब्दों को आप इसमें समझा करके लिख सकते थे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिकूल शब्द का विलोम शब्द जो है अनुकूल होता है, अनुकूल। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछा गया, देखें, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर जो प्रश्न है इसकी बात करते हैं। निम्नलिखित वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगा करके पुनः लिखना है। आपको विराम चिन्ह जो है सही लगाना है, सही प्रयास करना है कि विराम चिन्ह आपका गलत ना हो। तो यहां पर हमारा चिन्ह जो लग जाता है, यहां पर लग जाता है हे भगवान, तो यहां पे आ जाता है ये, यहां पर चिन्ह आ जाता है आपका ये वाला एक्सक्लेमेटरी चिन्ह जो होता है ना, एकदम अचानक लगता है, नीचे चंद्र बिंदु लग जाती है, तो ये इसमें लग जाता, यहाँ पे चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसमें और क्या लगता है आपका, और लास्ट में फुल स्टॉप, यहाँ पे आपका फुल स्टॉप, तो इस तरह का फुल स्टॉप हो जाता और नीचे जो चंद्र बिंदु यहाँ पे लग जाता। यही इसका आंसर होता, ठीक है, इस तरह से। ये है सही, हे भगवान, फिर आपका ये खड़ी डंडी है, उसके नीचे बिंदु और फिर यहाँ पर विश्राम चिन्ह, ठीक है, अंतिम चिन्ह जो हम बोलते हैं, जैसे कि ये है खड़ी पाई। इसके बाद जो नेक्स्ट है, निम्नलिखित अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कर पुनः लिखना है। खरगोश को काट कर गाजर खिलाओ। तो यहाँ पे जो है खरगोश को काटना नहीं है, हमें गाजर को काटना है। तो आप समझ चुके होंगे इसमें लिखा गलत है, हमें लिखना है गाजर को काट कर खरगोश को खिलाओ, ठीक है, या गाजर काट करके खरगोश को खिलाओ, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। अब देखो यहाँ पे आएगा, पहला आएगा गाजर, गाजर काट कर खरगोश को खिलाओ। ये आपका इस तरह से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये हो जाता आपका सही। अब यहाँ पे मैं आता है, मैं आता है, ये लैंग्वेज तो हो जाती है आपकी अनाड़ी वाली। तो यहाँ पे आता है या तो मैं आती हूँ या मैं आता हूँ, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाता, मैं आता हूँ या मैं आती हूँ। तो यहाँ पे दोनों ही लिख सकते हैं, स्त्री अपने हिसाब से, यानी कि लड़की अपने हिसाब से और लड़का अपने हिसाब से। तो इसमें दोनों का आंसर आपका मिल जाता सही। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया सरल वाक्य की परिभाषा एवं उदाहरण लिखना है आपको। तो सरल वाक्य की परिभाषा की बात करें अगर हम, तो सरल वाक्य की परिभाषा क्या होती है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता होता है उन्हें ही हम सरल वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जिन वाक्यों में एक ही क्रिया और एक ही कर्ता होता है उन वाक्यों को हम सरल वाक्य या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण की अगर हम बात करें, अगर मैं और भी थोड़ा दूसरे तरीके से अगर लैंग्वेज की बात करूं, अगर आपने दूसरे तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया है, तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे भी हम सरल या साधारण वाक्य कहते हैं, ठीक है। जैसे बिजली चमकती है, पानी बरसा, ये सारे क्या है, सरल वाक्य हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है शब्दों को शुद्ध रूप में लिखना है। उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण कैसे लिखेंगे, तो आप जो है उत्तीर्ण को सही कैसे लिखेंगे, ये क्या उत्तीर्ण गलत है, अगर गलत है तो उत्तीर्ण जो है सही कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या हो जाएगा, हम इसको बोलेंगे उत्तीर्ण। तो यहाँ पर जो है उत्त के ऊपर डंडी आ जाएगी, तीर्ण,
उत्तीर्ण, ऐसे आएगा आपका उत्तीर्ण, ठीक है। और ये रामायण ना होकर रामायण हो जाएगा, ठीक है। और ये उत्तीर्ण जो है मैंने आपको बता दिया, ये त के ऊपर एक छोटी सी डंडी आती है जिसमें उत्तीर्ण डबल त आएगा, ठीक है। तो इसलिए उत्तीर्ण हो जाएगा ये। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वाच्य किसे कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल भी क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि आपसे मतलब काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वाच्य यानी कि बोलने का विषय होता है, ठीक है। तो वाच्य किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो या जिसका ज्ञान हो, हम कह सकते हैं क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके द्वारा किए गए विधान का विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं, ठीक है। दोबारा बोलूं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि उसके द्वारा, यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि उसके द्वारा किया गया विधान का विषय कर्ता है या फिर कर्म है या भाव है, उसे ही हम वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर मैं कहना चाहूं तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि उसका प्रयोग का आधार कर्ता, कर्म या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यह भी आपका आंसर सही हो जाएगा कि क्रिया के उस रूप से यह ज्ञात हो जाए कि उसका प्रयोग का आधार कर्ता है, कर्म है या भाव है, तो उसे भी हम वाच्य कहते हैं। अगला जो 15वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर संपादित गतिविधियों पर एक प्रतिवेदन लिखना है आपको। प्रतिवेदन लिखने का तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आपने अगर प्रतिवेदन वाला वीडियो देख लिया होगा तो आपने इस क्वेश्चन को आसानी से कर दिया होगा और आपको 4 अंक प्राप्त हो चुके होंगे। इसी के अथवा पार्ट में देखिए ध्यान से, अगर आपको प्रतिवेदन लिखना नहीं आता होगा तो आपने जो है यहाँ पर 1/3 सार में जो है इसको खत्म कर दिया होगा। साहस की जिंदगी सबसे बड़ी जिंदगी है और ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है कि ऐसे जीने वाले इस बात की चिंता नहीं करते कि तमाशा देखने वाले उसके बारे में क्या सोचेंगे। ये 10वीं का पैराग्राफ है, 10th क्लास में ये अपठित गद्यांश के रूप में जो है ये आया हुआ था और यहाँ पर जो है उसी को दे दिया और इसका 1/3 हिस्सा आपसे केवल पूछा गया है। तो आप जो है आसानी से बता सकते हैं कि सीधा सीधा साहसी मनुष्य की पहचान क्या है कि वह किसी बात की चिंता नहीं करता, वो ये नहीं देखता कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। जीने वाला जो व्यक्ति अपनी असली ताकत के हिसाब से जीता है, ठीक है। मनुष्य का जो है अलग ही अपना जो काम है वो अपने साधारण जीव के हिसाब से करता है। उद्देश्य की तुलना वो अपने पड़ोसी के उद्देश्य से नहीं करता है। इस तरह की चीज़ों को आपको थोड़ा सा समझा के लिख देना था और ये बहुत ईजी होता है इसको लिखना, क्योंकि आप कुछ भी लिखेंगे नंबर आपको मिल जाते हैं। अगला जो 16वां प्रश्न है ये तो सभी ने कर दिया होगा, मेरा प्रिय खेल, कोरोना महामारी, मैंने बताया था आपको कोरोना महामारी के बारे में आएगा, और रंगीला राजस्थान, जीवन में अनुशासन का महत्व और इंटरनेट पर जीवन का प्रभाव। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने बताए थे और इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। 8 अंक यहाँ से आप इसको प्राप्त करते। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पंक्ति का जो है भाव पल्लवन कीजिए। भाव पल्लवन का तो विषय आप जानते हैं। भाव पल्लवन जो है आपके किताब में बहुत बड़ा चैप्टर भी है, पूरा का पूरा भाव पल्लवन कैसे करना है। परिधीन सपने हूँ सुख नाही, और जो है यानी कि किसी के अधीन होकर के जो है हमें सुख नहीं मिल सकता, और क्रोध मनुष्य का प्रबल शत्रु है, इसके बारे में भी बता देना था। तो इनके ऊपर आप लिख सकते थे अपने हिसाब से। टिप्पणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख प्रकार आपको बताने हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये तो, और इसको मैंने बताया भी था कि टिप्पणी क्या होती है और इसके प्रकार क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें किसी पात्र के विषय में आवश्यक जानकारी देते हुए संबंध सहायक या अधिकारी द्वारा उस विषय में कार्यालय के विधि विधानों के आलोकन या सुझाव को जो है टिप्पणी कहते हैं, टिप्पण कहते हैं, ठीक है। तो टिप्पण क्या है, सामान्य अर्थ क्या है, किसी पात्र के विषय में आवश्यक जानकारी जो देते हैं, ठीक है, उसी को जो है हम टिप्पण कहते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं सिंपलेस्ट वर्ड में टिप्पण किसे कहते हैं। तो टिप्पण जो है ये इस तरह का होता है। और टिप्पण जो है ये 3 प्रकार के होते हैं, कार्यालय टिप्पण, संपादकीय टिप्पण और सामान्य टिप्पण। तो 3 तरह के इसके प्रकार बता देने थे, तो ये आपका आंसर हो जाता कंप्लीट और मिल जाते आपको 3 अंक। विद्या संबल योजना में शिक्षक पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप तैयार करनी है। आवेदन पत्र का जो है मैंने आपको सिस्टम बताया हुआ कि कैसे करते हैं, तो आपने ये प्रारूप तो तैयार कर दिया होगा, क्योंकि इसके लिए केवल प्रारूप तैयार करना था आपको। विद्या संबल योजना में शिक्षक पद हेतु आवेदन तैयार करना था आपको,
इसका आवेदन क्या, प्रारूप ही तैयार करना था, जिसमें आप बता सकते हैं इसमें आवेदन में क्या हो जाएगा, आवेदन का प्रारूप में आप बता सकते हैं कि जाति कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगेंगे। तो सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र लगेगा, आवेदक का पहचान वाला प्रमाण पत्र लगेगा, शैक्षिक जितने भी शैक्षिक प्रमाण पत्र हैं वो लगेगा, साथ ही साथ जो है निवास प्रमाण पत्र या आवास प्रमाण पत्र, उसके अलावा मोबाइल नंबर, आपकी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़, ठीक है। और भी कुछ विकलांगता अगर है तो वो उसको भी हम जो है इसमें दिखा देंगे। तो यहाँ पर है ये इसका प्रारूप हो जाएगा, वो सारी चीज़ें हम इसमें मेंशन कर देते। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जिसमें आपसे पूछा गया स्वास्थ्य सेवा संस्थान दुर्गापुर द्वारा मौसमी बीमारियों के प्रकोप की वजह से चिकित्सा जांच अभियान आयोजित करने का एक प्रारूप तैयार करना है। तो ये सारे प्रारूप तो मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपने प्रारूप वाले वीडियो देखे होंगे तो। राजस्थान के ग्रीष्मकालीन जीवन का चित्रण कीजिए। तो ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि राजस्थान में गर्मी कैसी पड़ती है। तो ये मतलब इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो ज़्यादा अंक का नहीं है, 2 अंक का है। और इसके बाद में ग्रामीण क्षेत्र की महिला की जीवन स्थिति विषय पर जो है 80 शब्दों में एक परियोजना लिखनी है, एक छोटा सा लेख लिखना है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं उनकी जीवन की स्थिति कैसी होती है आप अच्छे तरह से जानते हैं। और ज़्यादातर लोग जो है ग्रामीण क्षेत्रों में ही बिलोंग करते हैं। अभी जो है वो लोग सिटी में मूव कर गए होंगे, लेकिन उनको ग्रामीण क्षेत्रों का भी अनुभव होगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से किन्हीं 2 के अर्थ जो है आपको लिखने हैं। इसमें सबसे पहले हमारे से पूछा गया कैप्शन। तो कैप्शन क्या होता है, तो जो हम कह सकते हैं कि कैप्शन को हम कहते हैं कि किसी चित्र के ऊपर लिखी गई जानकारी, यानी कि चित्र शीर्षक बोल सकते हैं, या चित्र परिचय जो है इसका अर्थ हो जाएगा। चित्र शीर्षक या चित्र परिचय, चित्र शीर्षक या चित्र परिचय। उसके अलावा आपका नेक्स्ट जो है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया ओविवेन। ओविवेन जो होता है वो आपका टेलीकास्टिंग के लिए यूज़ होता है, टीवी टेलीकास्टिंग के लिए। आपने जो देखे होंगे कई बार टेलीकास्ट करने के लिए जो लोग हैं छोटे छोटे वैन पे छतरी लगा करके समाचार एजेंसियाँ किसी किसी टेलीकास्ट को कवर करने के लिए निकलती है, उसी को हम ओविवेन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं टेलीविज़न प्रोडक्शन ट्रक, ठीक है, टेलीविज़न प्रोडक्शन ट्रक हो सकता है ओविवेन। या फिर आपने अगर लिखा होगा तो बोल सकते हैं प्रोडक्शन कंट्रोल रूम भी, ठीक है, या लाइव प्रोडक्शन स्टूडियो भी बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है हम बता सकते हैं। और ये जो है क्या होता है, तो ये किसी भी चीज़ की घटनाओं को जो है, घटनाओं को वीडियो के रूप में दूर तक प्रसारण करने के काम में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये इसका अर्थ हो जाएगा। आगे एक और शब्द आपसे दिया गया, आपने उसका अर्थ ज़रूर मेरे हिसाब से लिखा होगा, कार्टून। तो कार्टून को आप क्या लिखेंगे हिंदी में अगर हम बात करें, तो कार्टून मतलब होता है जश्न रेख्ता, यानी कि उर्दू भाषा का ये है, और इसको हम लिख सकते हैं जश्न एकता, जश्न ए रेख्ता, ठीक है। तो कार्टून को हम हिंदी में ये लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप पूरा हिंदी में, ये तो उर्दू में बताया, हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं मनोरंजक चित्र, मनोरंजक चित्र, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है प्रमुख संचार माध्यमों का संक्षिप्त परिचय लिखिए। आप आसानी से बता सकते हैं प्रमुख संचार माध्यम कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रमुख संचार माध्यम की, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, तो आपके इंटरनेट, मोबाइल फोन्स जो है प्रमुख संचार माध्यम हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेलीविज़न्स तो हैं ही प्रमुख संचार साधनों में, दूरदर्शन है, आकाशवाणी है। देखो आप दूरदर्शन इसमें लिख सकते हैं, आकाशवाणी बता सकते हैं, आपका दूरदर्शन हो जाएगा, आकाशवाणी हो जाएगा। और उसके अलावा जो है फिल्में भी हो सकती हैं, समाचार पत्र पत्रिकाएं हो सकती हैं, इंटरनेट तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये सारे के सारे इसके माध्यम हैं। इनके बारे में संक्षिप्त परिचय जो है आप आसानी से अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि भाई टीवी से ये या दूरदर्शन से ये चीज़ें दिखाई जा सकती हैं। आकाशवाणी जो है श्रव्य माध्यम है, ठीक है, दृश्य माध्यम नहीं है, उस पर केवल सुना जा सकता है। दूरदर्शन पे सब कुछ देखा जा सकता है। समाचार पत्र पत्रिकाएं जो है ये श्रव्य
माध्यम तो नहीं है, ना ही दृश्य माध्यम है, ये रीडिंग के लिए होती हैं, ठीक है। इंटरनेट जो है ये सारे चीज़ों को जो है दूर दूर तक पहुंचाने में सहायता करता है। संचार के संबंध में इंटरनेट की उपयोगिता मैंने आपको पहले जो पेपर करवाया था उसमें बता दिया था कि ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। संचार माध्यम के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। संचार माध्यम के प्रमुख उद्देश्य क्या होते हैं तो सभी को अच्छी तरह से पता है। संचार का जो प्रमुख उद्देश्य क्या है इन माध्यमों का, तो प्रमुख उद्देश्य ये होता है कि जो है सूचना संग्रह करें, साथ ही साथ इसको प्रसारण करें, प्रक्षेपण करें, विश्लेषण करें, सामाजिक मूल्यों का ज्ञान दें, ठीक है, लोगों तक मनोरंजन पहुंचाए, लोगों तक सूचना पहुंचाए, समाज में जो है किसी भी पुरानी व्यवस्था या गलत व्यवस्था के बारे में उनको जागरूक करें। ये सारी चीज़ें जो है इसके उद्देश्यों के आप बता सकते थे। इसके अथवा पाठ की बात करें, रेडियो प्रसारण प्रसारण की भाषा के बारे में विस्तार से लिखे। तो रेडियो प्रसारण की भाषा जो है जितनी हो सके उतनी सरल होनी चाहिए, सहज होना चाहिए, जो क्योंकि उसको देखने वाले ही नहीं हैं, केवल सुनने वाले लोग हैं, और जो सुनने वाले लोग हैं उसको उसी हिसाब से समझेंगे। जितनी उसकी भाषा सरल होगी उसके बारे में फिर आपको थोड़ा सा लिखना है, क्योंकि 4 अंक के प्रश्न है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। समाचार पत्र और अन्य संसाधनों से किस प्रकार भिन्न है ये स्पष्ट कर देना है। तो ये अन्य संचार साधनों से किस प्रकार भिन्न है आप आसानी से बता सकते हैं। समाचार पत्रों में जो है लिखित सूचनाएं जो है मिलती हैं, जिसको केवल साक्षर व्यक्ति ही पढ़ सकते हैं, और संचार साधनों अलग जो और दूसरे संचार साधन है जिसमें दूरदर्शन हो सकता है, और उसके अलावा है इंटरनेट है, ठीक है, फिल्में हैं। इन सभी चीज़ों के माध्यम से भी जो है हम कह सकते हैं कि सूचनाएं पहुंचाई जा सकती हैं। और ये दोनों माध्यम इसलिए भिन्न हैं क्योंकि ये लिखित माध्यम होता है जो कि शिक्षित वर्ग ही समझ सकता है, और अन्य संचार साधन जो है उसको देख करके और सुन करके, क्योंकि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, देख करके और सुन करके जो है ज़्यादातर जो है नागरिक समझ सकते हैं। सामाजिक आसानी से समाज में जो है इसकी सूचना जो है आसानी से पहुंचाई जा सकती है। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा अपने हिसाब से समझ करके लिखनी थी। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हैं जिनके बारे में आपने अपने हिसाब से लिखा होगा और बेहतरीन लिखा होगा, कोई इश्यू है ही नहीं इसमें। आंखों देखा हाल किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। तो आंखों देखा हाल हम उसे कहते हैं जो आंखों हमारे सामने जो है हुआ हो, घटित हुआ हो, उसी को हम आंखों देखा हाल कहते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके अलावा तो इसमें कुछ खास आपको लिखना नहीं था, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन पेपर रहा है ये। ऐसा नहीं है, मैंने आपको जो क्वेश्चन पेपर करवाया था अगर आपने उसको जल्दबाजी में देखा होगा तो आपको दिक्कत आई होगी। अगर आपने सावधानी से समझा होगा, क्योंकि प्रश्न को मैंने वहाँ पे डिटेल में आपको बताया था कि किस तरह से इस क्वेश्चन को करना है, और उसको आपने फिर आसानी से कर दिया होगा। क्योंकि करने का कला अगर आपको आ जाए तो हम कह सकते हैं कि आसानी से क्वेश्चन। आंखों देखा हाल किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं आंखों देखा हाल जो है उस वर्णन को कहते हैं जो हमारे सामने साथ साथ घटती है या साथ साथ जो है देखी जा सकती है, ठीक है, उसको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आप क्रिकेट की बात ले लें, उसको आप स्पष्ट करना चाहें तो उसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाध्य नहीं किया गया है कि आपको क्या स्पष्ट करना है। समाचार वाचन के संदर्भ में जो है टिप्पणी लिखनी है। तो समाचार वाचन कैसी होनी चाहिए, समाचार वाचन की क्या आवश्यकता है, समाचार वाचन में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, इसके बारे में जो है टिप्पणी में आपको समझा देना है। आप आसानी से जो है बता सकते हैं कि समाचार वाचन में के संदर्भ में जो है टिप्पणी आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं इसमें जो है, क्योंकि समाचार वाचन जो है ये लोगों तक जो है जानकारी को पहुंचाता है, ठीक है, और सही जानकारी देने के लिए जो है ये इसमें जो है जो भी तत्व होते हैं उनको सटीक तरीके से प्रस्तुत करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि समाचार वाचन ही लोगों को जागरूक करवाता है या जागरूक बनाता है। ये सारी चीज़ें जो है इसमें आप बता सकते हैं। इसके बाद जो है खंड ग की बात करें, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के अर्थ लिखिए। तो ईंधन, ठीक है, ईंधन क्या होता है, ईंधन आप बता सकते हैं। परमाणु क्या है, और फिर फोट क्या है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी भी बात करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप तो 10th में 9th में 11th में सभी जगह सब टाइम पे पढ़ चुके होंगे। 11th जिसने नहीं की वो कोई बात नहीं, लेकिन 10th तो आपने करी होगी। तो ग्लोबल वार्मिंग को आप आसानी से स्पष्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं, तो ये आप इसमें समझा सकते हैं। यहाँ पे प्राकृतिक विज्ञान के अलावा अन्य क्षेत्रों जैसे कि सामाजिक और नैतिक मामलों में वैज्ञानिकों का तरीका जो उपयोग किया जाता है उसी को वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहा जाता है। और प्राकृतिक संसाधन दोहन के क्षेत्र एवं इनके संरक्षण के उपाय जो है लिखना है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पूछा गया है, और आप इसको आसानी से बता सकते थे क्योंकि आपने 10th में इस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं। हालांकि आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं था, और 4 अंक का प्रश्न है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख अंगों के बारे में लिखिए। तो कंप्यूटर के प्रमुख अंग तो आप आसानी से बता सकते हो, क्या नहीं है। प्रमुख अंग में जो है हार्ड डिस्क आ सकती है, आपकी रैम आ जाएगा, प्रोसेसर आ जाएगा, मॉनिटर आ जाएगा, मदरबोर्ड आ जाएगा, फ्लॉपी ड्राइव आ जाएगी, ठीक है। उसके अलावा कीबोर्ड आ जाएगा,
माउस आ जाएगा, हार्डवेयर्स आ जाएंगे, कंप्यूटर केबल्स आ जाएंगे। ये सारे के सारे क्या है, प्रमुख अंग हैं। और इनके बारे में जो है आप कितना लिखोगे, 3 अंक के हिसाब से जब सभी का अगर एक एक लाइन भी लिखते हो तो आपका 3 अंक आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। जिसमें हार्ड ड्राइव है, मॉनिटर है, रैम है, प्रोसेसर है, मदरबोर्ड है, फ्लॉपी ड्राइव है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्डवेयर्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, कंप्यूटर केबल्स हैं। अच्छा, अब इसमें वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना एवं कार्य के बारे में जो है आपको लिखना है। ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अगर आपने बुक को नहीं पढ़ा ढंग से तो आपने जो है नहीं किया होगा ये क्वेश्चन। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली की बात करें, इसका गठन जो है अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अनुसार किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना हुई थी, इसका गठन हुआ था। और जो है इसका उद्देश्य जो है 21 दिसंबर 1960 में जो है, मतलब इसका गठन जो है 19 दिसंबर, तो जैसा मैंने आपको बताया कि 21 दिसंबर 1960 में जो है इसका गठन किया गया था। और इसका गठन जो है 344 धारा के खंड 4 के अनुसार आता है। ठीक है, अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत आता है। बाकी आप लिखो ना लिखो, अगर आपको ये नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो है 21 दिसंबर 1960 को जो है इसका स्थापना किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था कि जो भी अपने भारतीय भाषाएं हैं उनको वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से जो है उनको विकसित करना और परिभाषित करना, उनमें शब्दावलियों को जोड़ना। ठीक है, इन सब चीज़ों को यूज़ करना जो है उसका मेन टारगेट था। और बाकी आपने अपने हिसाब से लिख दिया होगा तो वो बहुत है। बाकी 3 अंक में आपको ज़्यादा लिखना नहीं था। इसकी स्थापना बता देते और इसका उद्देश्य बता देते, इससे काम खत्म हो जाता, कार्य भी उसी में आ जाता है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र था जिसका सॉल्यूशन आपने देखा। आशा करता हूँ कि आपने जो है अपने नंबर्स अच्छे गेन किए होंगे। और बाकी जो क्वेश्चंस पेपर आपके होने वाले हैं उन सभी विषय के हम क्वेश्चन पेपर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, समझाते जा रहे हैं। और उनको समझ करके अगर आप लोग जाते हैं एग्ज़ाम में तो आपको बेहतरीन अनुभव होगा। एग्ज़ाम देने का आपको जो है इतना अच्छा अनुभव होगा कि आप सोचेंगे कि पहले मैंने अगर ये वीडियो देख लिया होता कि कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपको केवल तरीका भी पता हो ना तो आपको नहीं भी आता होगा तो आप करके आओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो हर वीडियोस को जो आपका विषय है उनको ज़रूर देखें। उसमें जो भी टेक्निक समझाई जा रही है, किस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कौन सी चीज़ को किस तरह से प्रस्तुत करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें बता चुका हूँ। तो इन सब चीज़ों को आप ज़रूर ध्यान से पढ़ें और समझें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे। शेयर करना अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल ना भूलें। जो आप वीडियोज़ देख रहे हैं, जो आपके काम के हैं, उनको हमेशा शेयर करते रहें।